दोस्तों ये नज़ारे हैं 19 और 20 मई की रात के कि जब ईरान की तमाम सड़कों पर लोग निकल निकल कर दुआएं मांग रहे थे। बस यही उम्मीद कर रहे थे कि किसी तरह से उनके कानों में ये खबर पड़ जाए कि उनके लीडर यानी कि उनके देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सलामत हैं। मगर दोस्तों लगातार 20 घंटे तक चलने वाले एक लंबे ऑपरेशन के बाद, रशिया और टर्की जैसे एडवांस देशों के इन्वॉल्व हो जाने के बाद, टर्की के ड्रोन की मदद से जो रिजल्ट निकल कर आया उसने न सिर्फ ईरान को बल्कि पूरी दुनिया को ही हिला कर रख दिया। देखते ही देखते पूरे ही ईरान के अंदर मातम छा गया, क्योंकि खबर यही थी कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अपने तमाम साथियों समेत के जिसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी शामिल थे, एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। एक नामुमकिन जैसे माहौल में भी टर्किश ड्रोन ने ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर कैसे ढूंढा, इस पर तो बात होगी, मगर उससे पहले जरा इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जानते हैं कि आखिर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के साथ हुआ क्या था और क्या सच में इस पूरे मामले के अंदर इजराइल का और उसकी एजेंसी मोसाद का कोई हाथ है कि जैसा कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, या फिर इस मामले में तो कोई अंदर का खिलाड़ी ही बड़ा खेल कर गया। यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान की खुद की अंदरूनी पॉलिटिक्स ही इब्राहिम रईसी की मौत की वजह बनी हो, क्योंकि उनका कद तो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। साथ ही साथ इस पर भी नजर डालेंगे कि भाई इब्राहिम रईसी तो चले गए, मगर अब आगे क्या होगा, आखिर किसके नसीब में आएगी इस ताकतवर देश ईरान के राष्ट्रपति की गद्दी। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इस कहानी का आगाज होता है 19 मई सन 2024 के दिन से, कि जब ईरान और अजरबैजान के बॉर्डर पर मौजूद एक नदी के ऊपर 2 बने हुए बांधों का उद्घाटन किया जा रहा था। इस बांधों की मदद से ईरान और अजरबैजान दोनों ही देशों के लगभग 40,000 लोगों को फायदा मिलना है। उद्घाटन तो हो ही रहा था, तो सोचा गया कि क्यों ना इस मौके को और भी ज्यादा खास बनाया जाए, तो इसीलिए अजरबैजान की तरफ से वहां के राष्ट्रपति पहुंचे, जबकि ईरान की तरफ से भी यहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और इनके फॉरेन मिनिस्टर और इसके अलावा इलाके के कुछ लोकल नेता को भी साथ में लिया गया। बड़ी ही चहल पहल और खुशी के साथ प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम खत्म होने के बाद अजरबैजान के जो राष्ट्रपति थे वो अपनी राजधानी वापस लौट गए, जबकि दूसरी तरफ ईरान के नेता भी अपने तीनों हेलीकॉप्टर्स की मदद से वापस आने लगे। वापस आते हुए ये लोग उसी ऐतिहासिक तबरेज शहर की तरफ जा रहे थे कि जो आज के दौर में ईरान के ईस्ट साइड में मौजूद इनका जो एक प्रोविंस है जिसको अजरबैजान के नाम से जाना जाता है, उसकी राजधानी है। मगर फिर हुआ ये कि सफर पर निकले तो 3 हेलीकॉप्टर्स थे, लेकिन अपनी मंजिल तक सिर्फ 2 ही पहुंच सके, जबकि तीसरे हेलीकॉप्टर का बीच में ही कहीं पर कनेक्शन टूट गया। इस हेलीकॉप्टर के साथ क्या हुआ और ये अचानक से कहां गायब हुआ, इसका अंदाजा बाकी के 2 हेलीकॉप्टर्स को भी नहीं लग सका। और हैरानी की बात ये थी कि इसी हेलीकॉप्टर के अंदर ही ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और उसके अलावा जिस प्रोविंस में जा रहे थे यानी कि अजरबैजान, उसके भी मेन नेता मौजूद थे। कंट्रोल रूम से कांटेक्ट टूटते ही ईरान की सारी सरकारी एजेंसियां फौरन अलर्ट पर आ गईं। फौरन सर्चिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। रेड क्रॉस की 40 से भी ज्यादा टीमें काम पर लगा दी गईं। IRGC यानी कि जो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड फौज है, उसने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पुलिस, सेना, सबको काम पर लगा दिया गया। मगर परेशानी की बात यही थी कि ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि एग्जैक्टली उस क्रैश होने वाले हेलीकॉप्टर की लोकेशन क्या है। जिस बड़े इलाके में इन लोगों को इस हेलीकॉप्टर को ढूंढना था, वो मौसम के हिसाब से हद से ज्यादा खराब है। वहाँ पर हद से ज्यादा सर्दी तो रहती ही है, बारिश भी होती रहती है। इसके अलावा हर तरफ धुंध ही धुंध, यानी एक इंसान को अपने से 5 मीटर के बाद दिखना बंद हो जाता है। और मौसम की ये मुसीबत उस वक्त और भी ज्यादा बढ़ गई कि जब कुछ घंटों के बाद ही रात का वक्त हो गया। तब तो मानो 5 मीटर तो दूर की बात, बल्कि 2 इंसानों को आपस में एक दूसरे को देखना भी मुश्किल हो जाता है। ईरान का पूरा सिस्टम जहां एक तरफ घंटों तक ये सब कुछ कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की मीडिया में लगातार यही एक हेडलाइन चलाई जा रही थी कि उस हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई है कि जो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को लेकर जा रहा था। दरअसल हार्ड लैंडिंग का वर्ड इसीलिए यूज किया जा रहा था ताकि दहशत फैलने से रोकी जा सके, वरना जिस तरीके से ईरान का माहौल बड़ी तेजी के साथ बदल रहा था और दुनिया भर के एक्सपर्ट जिस तरह की बातें कर रहे थे टीवी पर बैठकर, उससे तो साफ तौर
तौर पर क्लियर ही हो चुका था कि कोई बड़ी अनहोनी हो चुकी है, बस ऑफिशियली अनाउंसमेंट बाकी रह गई है। वक्त के साथ इंतजार करते करते अब ईरान के लोग भी सड़कों पर निकल चुके थे। दुआएं मांगने के जो सीन्स मैंने आपको दिखाए, उस तरह के हजारों सीन्स सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे थे। ईरान की फौज और ईरान की कैबिनेट वगैरह की भी इमरजेंसी मीटिंग्स शुरू हो चुकी थी। इवन आखिर में ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको भी बयान जारी करना पड़ा, जिसमें उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि परेशान ना हो, जो कुछ भी होगा उससे ईरान का जो सिस्टम है, ईरान की जो गवर्नमेंट है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा कि जैसे चलता आ रहा था। रात होने की वजह से जब ये सर्चिंग ऑपरेशन हद से ज्यादा मुश्किल हो गया तो टर्की की तरफ से भी अब ड्रोन और इसके अलावा एक नाइट विजन हेलीकॉप्टर, मतलब जो रात के अंधेरे में भी हर तरह से नीचे देख ले, और इसके अलावा 32 लोगों की टीम रवाना की गई। 20 मई की सुबह 5 बजते बजते अचानक से ये खबरें आना शुरू हो चुकी थी कि घने पहाड़ों में टर्की का ड्रोन एक हीट वेव का सोर्स डिटेक्ट करने में कामयाब हो गया है, यानी एक ऐसी जगह कि जहां पर कोई चीज जली पड़ी है। हीट का सोर्स मिलते ही अब पूरे ऑपरेशन का रुख उसी तरफ मोड़ दिया गया कि जिधर टर्किश ड्रोन की तरफ से इशारा किया गया था। सुबह 8 बजे तक रेड क्रॉस की टीम उस क्रैश होने वाले हेलीकॉप्टर तक पहुंच चुकी थी। आने वाली पहली तस्वीरें देखकर ही क्लियर हो गया था कि वहां पर किसी भी जिंदगी का कोई आसार मौजूद ही नहीं है, यानी फिर ऑफिशियली ऐलान कर दिया गया कि क्रैश होने वाले हेलीकॉप्टर की वजह से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 लोगों में जाहिर है राष्ट्रपति, फॉरेन मिनिस्टर समेत आधे तो नेता ही थे, यानी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग, जबकि बाकी वो लोग थे कि जो या तो पायलट थे या फिर हेलीकॉप्टर के टेक्नीशियन वगैरह थे। वैसे दोस्तों, इसको आप लोग चाहे इत्तेफाक कहिए, किस्मत का सितम कहिए या कोई साजिश कहिए, जो चाहे वो कहिए, लेकिन ये भी एक सोचने वाली बात है कि 3 हेलीकॉप्टर्स में से सिर्फ एक हेलीकॉप्टर ही एक्सीडेंट का शिकार हुआ, वो भी वही हेलीकॉप्टर के जिसके अंदर लीडर्स मौजूद थे, जबकि बाकी के बचे हुए दोनों हेलीकॉप्टर सलामती के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचे। इतने बड़े नेता की जब इतने खतरनाक एक्सीडेंट में मौत हुई तो जाहिर है दुनिया को रिस्पॉन्स तो करना ही था। एज एक्सपेक्टेड रशिया और चाइना की तरफ से तो बहुत ज्यादा दुख का इजहार किया ही गया बार बार, बल्कि रशिया ने तो खूब बढ़ चढ़कर मदद का वादा भी किया जब सर्चिंग ऑपरेशन चल रहे थे, या ये कह सकते हैं कि मदद भी की। वहीं दूसरी तरफ इंडिया की तरफ से भी काफी गम और दुख का इजहार किया गया। जब हेलीकॉप्टर क्रैश यानी गुम हो जाने की खबर भी आई थी, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौरन ट्वीट किया था, और जब मौत की खबर आई तब भी इंडिया की तरफ से दुख का इजहार किया गया। साथ ही पीएम मोदी की तरफ से ये भी कहा गया कि हम ऐसी घड़ी में ईरान के लोगों के साथ हैं। हालांकि दोस्तों, इस बात में सच्चाई भी है कि प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के दौर में, या ये कह सकते हैं कि उन्हीं की वजह से इंडिया और ईरान काफी करीब आ चुके हैं। पाकिस्तान, मलेशिया, टर्की, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई, कतर, इराक, इस तरह के सारे ही मुस्लिम देशों ने भी बहुत ज्यादा गम और दुख का इजहार किया है। कुछ देशों ने तो अगले कुछ दिनों तक गम मनाने का भी ऐलान किया है या फिर अपने झंडे को झुकाने का ऐलान किया है। बाकी हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप की तरफ से तो इसको अपना पर्सनल लॉस बताया ही गया है, जो लॉजिकली उनका पर्सनल नुकसान है भी। मगर दोस्तों, इस पूरे मैटर को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर थ्योरीज बनना उस वक्त शुरू हुई कि जब अमेरिका और इजराइल जैसी बड़ी ताकतों ने इस पूरे मैटर पर चुप्पी साध ली। अमेरिका ने डेथ पर तो कुछ बयान दिया नहीं, बस शुरू में कहा था कि हाँ, इस पूरे मैटर पर हम लोग नजर बनाए हुए हैं, मगर इससे उलट उनके कुछ सांसदों ने इस पर खुशी का इजहार जरूर किया। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से भी ऑफिशियली कुछ खास रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, बल्कि जब मीडिया की तरफ से उनसे लगातार पूछा जा रहा था तो उन्होंने तो शुरू में ही कहना शुरू कर दिया था कि हाँ, वो मर चुके हैं, लेकिन इसमें हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लोग हैरानगी इस बात पर जता रहे थे कि अभी तो सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है, मगर उसके बावजूद भी उसके पॉलिटिशियन की तरफ से इस तरह के बयान दिए जा रहे थे कि उनकी डेथ हो गई है, लेकिन हाँ, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और इसकी वजह से बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी जन्म लेने लगी। हालांकि यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी सिर्फ एक ही नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग तो जहाँ एक तरफ इजराइल के ऊपर इशारे कर रहे थे, ट्विटर यानी कि एक्स वगैरह पर भी मोसाद को ट्रेंड करा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो इस पूरे मैटर पर लोगों का ध्यान ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ खींचना चाहते थे। यानी उनके मुताबिक इजराइल ने ये सब कुछ किया है, इससे भी कहीं ज्यादा मुमकिन ये भी हो सकता है कि ये ईरान में अंदरूनी तौर पर ही कोई बड़ी साजिश रची गई हो। और ये जितने भी लोग अंदरूनी साजिश का दावा कर रहे थे, इनका तर्क था दरअसल इब्राहिम रईसी का बढ़ता हुआ कद, क्योंकि ये बात तो हम सभी ही लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी इस वक्त ईरान के दूसरे सबसे ताकतवर इंसान हुआ करते थे,
क्योंकि पहले नंबर पर तो सुप्रीम लीडर अली खामनाई ही आते हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे लगभग ये बात भी क्लियर हो चुकी थी कि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर अली खामनाई के चले जाने के बाद इस पोजीशन के सबसे बड़े दावेदार इब्राहिम रईसी ही हैं, क्योंकि उनका कद हद से ज्यादा बड़ा हो चुका था। हालांकि इनसे पहले इस रेस में सबसे आगे जनरल कासिम सुलेमानी को माना जाता था कि जिनका आज के दौर के ईरान को इतना ज्यादा ताकतवर बनाने में सबसे बड़ा हाथ था। मगर 2020 में अमेरिका की तरफ से किए गए एक हमले में उनकी जान चली गई थी, जिसके बाद 2021 में ही इब्राहिम रईसी साहब भी ईरान के राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठ गए थे और लगातार इनका कद भी बढ़ता गया और इन्होंने अपनी काबिलियत को ईरान और बाकी दुनिया में साबित किया। मौजूदा दौर में इब्राहिम रईसी साहब के अलावा इस सुप्रीम लीडर बनने की रेस में जो दूसरा इंसान बताया जा रहा था उनका नाम है मुज्तबा खामनाई। ये दरअसल सुप्रीम लीडर अली खामनाई के बेटे हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये थ्योरी चला रहे हैं कि किसी दौर में इब्राहिम रईसी को जानबूझकर राष्ट्रपति बनाया ही इसीलिए गया था ताकि इनको नकारा साबित किया जा सके और रेस से बाहर किया जा सके। लेकिन इब्राहिम रईसी ने तो अपने आप को और ज्यादा कामयाब साबित किया और अब जब लगभग इब्राहिम रईसी का अली खामनाई साहब के चले जाने के बाद अगला सुप्रीम लीडर बनना कंफर्म सा हो चुका था, तब अचानक से उनकी इस तरह से हादसे में मौत हो गई। मगर दोस्तों, इस थ्योरी से डिसएग्री करने वाले लोगों का ये कहना है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि एक सुप्रीम लीडर बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए उनको अली खामनाई साहब के जो बेटे हैं वो पूरा करते ही नहीं है। और पहले ही इस तरह की खबरें आ चुकी हैं कि IRGC जो एक तरह से ईरान की सबसे ताकतवर और मेन फौज है, वो बंद कमरों के अंदर इस बात का विरोध जता चुकी है, यानी वो फ्यूचर में सुप्रीम लीडर अली खामनाई के बेटे को एक सुप्रीम लीडर के तौर पर एक्सेप्ट करेगी ही नहीं। और वैसे भी वहाँ की सुप्रीम लीडर को तो एक बड़ी काउंसिल सिलेक्ट करती है और उस काउंसिल के मेंबर भी लोगों के वोट से चुनकर आते हैं। तो फिर मुमकिन माना जा रहा है कि वो काउंसिल ही उनके बेटे मुज्तबा खामनाई को कबूल ही नहीं करेगी। अब अगर बात करें इस हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी हुई तीसरी और आखिरी थ्योरी के बारे में, कि जिसको हम लोग थ्योरी नहीं बल्कि अभी तक की खबरों के मुताबिक तो एक सच्चाई भी कह सकते हैं, तो वो है बिगड़ा हुआ मौसम। यानी सिर्फ मौसम की खराबी की वजह से ही इस हेलीकॉप्टर का कांटेक्ट कंट्रोल रूम से टूटा और उसके बाद वैसे ही क्रैश हो गया, जैसे आमतौर पर दुनिया के बाकी इलाकों में भी होते रहते हैं। हालांकि इस तीसरी वाली थ्योरी को वो तमाम नज़ारे भी मजबूत साबित करते हैं कि जो हम लोगों के सामने उस वक्त आए कि जब यहाँ पर ऑपरेशन चलाया जा रहा था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इन सारे जंगलों और पहाड़ों में किस तरह का मौसम दिखाई दिया था। अब बात करें अगर फ्यूचर की कि भाई इब्राहिम रईसी साहब तो चले गए, आगे क्या होगा, तो सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर कुछ भी गड़बड़ पाया गया यानी बाहरी किसी ताकत का कोई हाथ पाया गया इस पूरे मैटर में, तो फिर क्या होगा ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बाकी बहुत जल्द ही यानी अगले 2 महीने के अंदर ही ईरान के अंदर अगले इलेक्शन होने जा रहे हैं कि जिसमें उनको अपना परमानेंट एक राष्ट्रपति मिल ही जाएगा। आज के इस अहम मुद्दे से रिलेटेड कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। बाकी वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।